आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट दर 6.50 बरकरार रखने का किया फैसला। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, घरेलू अर्थव्यवस्था में बनी रहेगी मजबूती। पंचकुला में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। पुलिस महानिदेशक ने कहा, विद्यार्थियों में यातायात नियमों की पालना की आदत विकसित करना प्रतियोगिता का उद्देश्य। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी ग्रुप सी के परिणाम में सिरसा के रिसालिया खेड़ा गांव के 38 युवा हुए चयनित। युवाओं ने कहा, बिना पर्ची खर्ची को मिली नौकरी। और अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई आस्था स्पेशल ट्रेन में हिसार से राम भक्त हुए रवाना। महेंद्रगढ़ जिले से भी 65 सदस्यीय कार सेवकों का दल रवाना। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट 6.50 बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि ब्याज दर 6.5% पर बनी रहेगी। गवर्नर ने मुद्रा नीति कमेटी के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रहेगी। इस वर्ष महंगाई में और कमी आने की संभावना है। वर्ष 2024-25 में रियल जीडीपी विकास दर 7% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि खुराक पदार्थों की कीमतों पर एमपीसी नज़र बनाए हुए है व ग्लोबल ट्रेड में रिकवरी के संकेत हैं। पीएलआई योजना में निवेश में बढ़ोतरी हुई है और रुपए में आगे भी स्थिरता की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ग्राहक शीघ्र ही एसएमएस आधारित वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी के अतिरिक्त विभिन्न नई वैकल्पिक प्रणालियों के उपयोग से डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान लेन देन के प्रमाणन की रूपरेखा का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक पिछले कुछ महीनों से थोक और खुदरा क्षेत्र में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का प्रायोगिक परीक्षण कर रहा है। अब सरकारी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विभिन्न फायदों के लिए सीबीडीसी का उपयोग करने का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग जगत को भी अपने कर्मचारियों के लिए कारोबारी यात्रा जैसे विशिष्ट खर्चों के लिए सीबीडीसी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। Financial developments and the outlook. The Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. 24-25, that is the next financial year is projected at 7%. I repeat, real GDP growth for 2024-25, that is next financial year, is projected at 7%, with Q1 at 7.2%, Q2 at 6.8%, Q3 at 7%, and Q4 at 6.9%. The risks are evenly balanced. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे कई अन्य विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित हरियाणा शिलान्यास समारोह को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी साझा की। सड़क सुरक्षा विषय पर आज पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में छठी हरियाणा राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बच्चों को सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप तथा प्रशंसा पत्र भेंट करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में बच्चों में शुरू से ही जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में यातायात नियमों की पालना की आदत विकसित करना है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष पूरे देश में लगभग 2.25 लाख लोगों को सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं का ये आंकड़ा कम से कम किया जाए। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा बच्चों में यातायात नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए पाठ्य सामग्री भी तैयार की गई है। और जो
5,000 के करीब दुर्घटनाओं में जाने जाती हैं प्रदेश में, उसमें कमी लेकर के आए। तो ये जो क्विज प्रतियोगिता है पिछले 10 साल में इसने अहम रोल अदा किया है। जो सड़क के नियम कायदे हैं सड़क सुरक्षा के, उनको जन जन तक पहुंचाने में स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे ये किताबें पढ़ते हैं और इसी बहाने वो सही ड्राइविंग कैसे की जाए, क्या क्या गलतियां हैं जो नहीं की जानी चाहिए, और सड़कों के जो रोड साइंस हैं, ट्रैफिक के साइंस हैं, उनके बारे में उनको पता चलता है। किसान आंदोलन और किसानों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा को लेकर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। प्रदेश की मनोहर सरकार का नारा योग्यता के आधार पर नौकरी का परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है। 6 फरवरी को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किए गए ग्रुप सी के परिणाम सिरसा के मंडी डबवाली के रिसालिया खेड़ा गांव के 38 युवा चयनित हुए। युवाओं के चयन को लेकर गांव में खुशी का माहौल है। इतना ही नहीं, जिले के रामगढ़ गांव के 8, दारेवाला गांव के 7, बिज्जूवाली गांव के 8 युवाओं का भी नौकरी के लिए चयन हुआ है। चयनित युवाओं ने बताया कि उन्हें बिना पर्ची व खर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। उन्हें खुशी है कि उनके द्वारा दिन रात की गई मेहनत बेकार नहीं गई। नौकरी पाने वाले युवाओं ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नौकरियों में लाई गई पारदर्शिता के कारण ये संभव हो पाया है। ये जो सरकार वादा करते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी वाला, ये इसने 100% पूर्णतः जो है वो अपना किया है। वो बिना पर्ची बिना खर्ची, ये वाली बात 100% सच है। जो गांव वाले वो पूरा सहयोग देते हैं, जो माता पिता है वो भी पूरा सहयोग देते हैं सभी, और लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर साथ में गोरीवाड़ा इस चीज़ की बात करें तो वो भी अपने सिस्टम में बढ़िया है। बहुत खुशी हुई जी। तो ये 5 साल से मेहनत करी है। 5 साल से युवा जी बस फोकस है खेलना पर, पढ़ाई पर। लाइब्रेरी ज़्यादा सहयोग बच्चों को सहयोग, माता पिता को सहयोग, भाई बहनों से। सर रोज़ रोज़ सोचते थे कब आएगा, और उसके बाद ये सवेरे मेरे को पता चला रिजल्ट आ गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने जब अपने परिवार को बताया तो बहुत खुश हुए, भी मेरा बेटे का हो गया। कोई पर्ची खर्ची नहीं जी सर, कोई। मेरे पिताजी भी साथ आए हैं, बहुत अच्छा लगा। वहीं चयनित युवाओं के अभिभावकों व ग्रामीणों ने कहा कि हरियाणा सरकार अपने वादे पर खरी उतर रही है। गरीब परिवार के बच्चे बिना सिफारिश और बिना खर्ची के नौकरी लग रहे हैं। सरकार का सहयोग और बच्चों की मेहनत रंग लाने लगी है। अपनी परीक्षा में जो नंबर लिए, अच्छे नंबर लिए, तो ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हमारा एक यही प्रयास है कि हमारे गांव के युवा नशे से दूर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में लगे और गौ सेवा में लगे रहे, सामाजिक कार्यों में लगे रहे। तो इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए हमने ये कार्य किया। राज्य सरकार का भी पूरा रोल रहता है। इसमें कोई पर्ची नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। जो भी लगे हैं वो गरीब परिवार से भी है, जरूरतमंद से भी है। और जो अभी 38 लगे हैं, इसके अलावा भी डी ग्रुप का आएगा, उसमें उम्मीद है 40 से 50 जाएंगे, तो 100 के करीब लगना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। तो पहले तो इतने नहीं लगे थे, और बीजेपी की सरकार में कोई सिफारिश नहीं है, किसी को कहना नहीं पड़ता, जो पढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हिसार रेलवे स्टेशन से आज सुबह 11 बजे एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में सवार यात्रियों को स्टेशन पर तिलक लगाकर और फूल बरसाकर अयोध्या के लिए रवाना किया गया। हिसार रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर राम मेहर शर्मा ने बताया कि अयोध्या के लिए चलाई गई इस गाड़ी का नाम आस्था स्पेशल ट्रेन रखा गया है। इसमें 24 कोच हैं। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए रेलवे विभाग ने हर डिब्बे में खाने पीने की उचित व्यवस्था के साथ मेडिकल व्यवस्था भी की है। ये ट्रेन 18 घंटे में अयोध्या पहुंचेगी और यात्रियों को दर्शन करा के वापस हिसार आएगी। हिसार से एक स्पेशल ट्रेन का अयोध्या के लिए रवाना किया जा रहा है, और इसमें जो भक्तजन है हिसार से आज इस स्पेशल ट्रेन में 04717 में 11:05 पे चलेगी, और अयोध्या में ये कल सुबह 5:05 पे पहुंचेगी। और दर्शन के बाद यात्रीगण इसमें 10 तारीख को शाम को बैठेंगे और 11 तारीख की सुबह में हिसार में यहाँ पर आ जाएंगे। खास बात इस ट्रेन की ये है कि इस ट्रेन के अंदर जितने भक्तजन जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल सुविधाएं दी गई है। AC वाली फैसिलिटी दी गई है, हालांकि स्लीपर में जिसमें वाइट बेडशीट और गद्दे तक लगा दिए जा रहे हैं। उनके पानी का, नाश्ते का, लंच का, डिनर का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। इवन मेडिकल एड भी इसमें दी जाएंगी। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि जितने यात्री यहाँ से जाएँ
अच्छी तरह से अच्छी फीलिंग लेके जाए और जब रिटर्न आए एक अच्छा मैसेज ले जाए। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा ज़िले से लोग अयोध्या जाने के लिए इस ट्रेन में पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए चलाई गई है, ये अच्छी पहल है। इसमें राम भक्त अयोध्या में भगवान श्री रामलला की मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। जी पूरे देश राममय हुआ है और हम पूरे जोश से, पूरे श्रद्धा भाव से हमारे रामलला जी के दर्शन करने अयोध्या जी जा रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप देख रहे हैं पूरे स्टेशन, पूरे प्लेटफॉर्म पूरा राममय हुआ। जय श्री राम। सिरसा जिला से हूँ मैं, कालावाड़ी से। 46 यात्री सिरसा जिला के हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। सब बड़े उत्साहित हैं। राम जी के दर्शन होंगे। बहुत सालों बाद ये दिन हमें प्राप्त हुए हैं। सरकार की जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत से लोग, समाज सेवी संस्थाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। जय श्री राम जी। 500 साल के संघर्ष के बाद इतना बड़ा मंदिर बना है। मैं धन्य हूँ, मुझे भगवान राम के दर्शन करने का मौका मिला। और भारत सरकार से दुआ करूंगा कि ये ट्रेन लगातार चलाई जाए। भगवान रामलला के दर्शन के लिए आज महेंद्रगढ़ जिले से 65 कार सेवकों का एक दल अयोध्या के लिए रवाना हुआ। सभी कार सेवकों ने अपने माथे पर चंदन तिलक और भगवा रंग का पटका धारण किया हुआ था। इस दौरान भगवान राम के जयकारे लगाए गए तथा ढोल की थाप पर सभी राम भक्तों ने जमकर नृत्य भी किया। कार सेवक कैलाश पाली ने बताया कि हरियाणा राज्य के कार सेवकों के लिए अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए 9 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया है। सभी कार सेवक सरकार की ओर से रामलला के दर्शन करने के लिए चलाई गई स्पेशल आस्था ट्रेन में शुक्रवार को अयोध्या पहुंचेंगे। पूरे हरियाणा से लगभग 1470 कार सेवक भगवान अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में कार सेवकों के अलावा निधि संग्रह में योगदान देने वाले राम भक्त और प्राण प्रतिष्ठा के दिन अहम योगदान देने वाले लोग भी शामिल हैं। 500 वर्ष की इस लड़ाई में करीब 2.5 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर आज हम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर पाए हैं। यहाँ से सारे लोग इकट्ठे होकर के भिवानी जा रहे हैं और भिवानी से आस्था एक्सप्रेस द्वारा हम सब लोग अयोध्या पहुँचेंगे और 9 तारीख को हरियाणा के जो दर्शन के लिए फिक्स डेट है उसमें हम सब लोग प्रभु राम को प्रणाम कर आएंगे, उनसे आशीर्वाद लेकर आएंगे। जो हमारी 92 में जो यो कार सेवा के रूप में हमने जो सेवा की थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आज वो मंदिर बन गया है, आज अपने शिखर पर है, पूरे विश्व में उसकी चर्चा है, पूरे देश के अंदर राम जगह है, हर एक के हृदय में राम जगह है। हमारे लिए सौभाग्य है कि जो 90 में 92 में जो कार सेवक गए वो सब आज इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा के वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वरिष्ठ राम भक्त जिन्होंने निधि संग्रह में अपना योगदान दिया, प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ उसमें जिनका योगदान रहा, और आप सब साक्षी हैं कि इसी हुड्डा पार्क में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर एक उत्सव का सा माहौल हुड्डा पार्क के अंदर पूरे जिले का यहाँ पर एकत्रीकरण होकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ये हमारे लिए गर्व की बात और सम्मान की बात और हमारे आस्था की विजय का पर्व दिवस के रूप में हम इसको आज मनाने जा रहे हैं। और ये हमारे ज़िले के लिए सम्मान की बात है कि हमारा ज़िले का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था, पूरे हरियाणा का जिसको कार्यक्रम कहा जा सकता है। संसद में चल रहे बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा से कई सांसदों की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर तंज कसते हुए कहा कि आज देश समृद्धि के नए नए शिखर छू रहा है, भव्य दिव्य वातावरण बना है और उसको नजर न लग जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई। नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। मतदान 27 फरवरी को होगा। इनमें उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और ओडिशा से 3-3 तथा 1-1 सीट हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश से है। इस साल अप्रैल में अपना कार्यकाल पूरा करने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर एल मुरुगन, राजीव चंद्रशेखर शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 126वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को जल्द ही ई भूमि पोर्टल, लैंड पूलिंग पॉलिसी या एग्रीगेटर के माध्यम से 5000 एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए ताकि संस्थागत ढंग से सेक्टर विकसित किए जा सकें। प्राधिकरण अपनी सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करे। उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में संपदा अधिकारियों के पास नागरिकों द्वारा जमीन से संबंधित दिए गए आवेदनों की जानकारी मुख्यालय को अनिवार्य तौर पर दी जाए। बैठक में जिलों में एएसई डिस्पेंसरियों के निर्माण हेतु जमीन आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सीएम को जानकारी दी गई कि अंबाला में मुलाना, गुरुग्राम में फारूक नगर, झज्जर में दादरी, तोय व झाड़ली, करनाल में तरावड़ी व घरौंडा, रेवाड़ी में कोसली, यमुनानगर में छछरौली तथा चरखी दादरी और बरसात रोड पानीपत में ईएसआई डिस्पेंसरियां स्थापित की जाएंगी। साथ ही हिसार में लगभग 100 बेड की सुविधाओं वाला ईएसआई अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले ही जमीन आवंटित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राधिकरण द्वारा सरकारी विभागों को कम कीमतों पर जमीन आवंटित करने के लिए बनाई गई नीति को मंजूरी प्रदान की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा की नीतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचाने के चलो गांव की ओर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कल अंबाला में चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। इसके लिए हमें हर बूथ पर पहले से कई गुना अधिक मतों से विजय होना है। हमें पार्टी द्वारा बताए गए कार्यक्रमों पर पूरी तरह से अमल करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की नीतियों को अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाना है। 400 पार का नारा दिया है, वैसे ही हमने भी हर बूथ से पहले से कई गुना ज्यादा मतों से विजयी करवाना है। अब उसके लिए योजना बनाई है, जो आपको थैले भी दिए जाएंगे जिसमें सारी सामग्री है। अपना बूथ छोड़कर किसी दूसरे बूथ में जाना है और वहां पर जाकर उसको पार्टी की नीतियों से उनको अवगत करवाना है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में पहली बार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पात्र लोगों को घर के नजदीक ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। कुछ शहरी क्षेत्रों में यात्रा नहीं जा पाई। इसके लिए दोबारा से इन क्षेत्रों में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का जल्द ही एक संयुक्त कैंप लगाने पर विचार किया जा रहा है। पीएम मोदी के 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को हम सभी को मिलकर पूरा करना है। उन्होंने कहा कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है।
योजना बनाई गई, एक तो संकल्प कि 2047 तक आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमने मिलजुल के इस हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री के मुंह से ये बात निकली, पहली बार। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा। प्रदेश में सरस्वती महोत्सव 2024 का आयोजन 11 से 14 फरवरी तक किया जाएगा। महोत्सव के अंतर्गत यमुनानगर, कुरुक्षेत्र व रोहतक सहित अन्य कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने कुरुक्षेत्र में बोर्ड की बैठक को संबोधित करने के बाद बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 11 फरवरी को अधिबद्री से होगा और 14 फरवरी को पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर इसका समापन होगा। उन्होंने बताया कि सरस्वती महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर अधिबद्री में 31 कुंडीय हवन, श्लोक उच्चारण और सरस्वती वंदना का आयोजन किया जाएगा। 12 फरवरी को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में एक सेमिनार होगा। फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मनाया जाएगा। अब की बार हमने एक दिन बढ़ाया है, पहले 3 दिवसीय होता था, अब की बार हम 4 दिवसीय कर रहे हैं, जिसमें मुख्य जो है वो 11 तारीख से आरंभ होगा आदि बद्री से, और आदि बद्री में 31 कुंडीय हवन यज्ञ के बाद परिक्रमा और वो सारा जो भंडारा और बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सभी वहाँ पर होंगे। और भगवान केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल जी और माता सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री है, तो वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम ये उस दिन होने वाला है। हमारे वहाँ पर मुख्य अतिथि जो है माननीय कंवरपाल जी, पर्यटन मंत्री और शिक्षा मंत्री रहेंगे। 12 तारीख को एमडी यूनिवर्सिटी में हमने अब की बार रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, वो सरस्वती के ऊपर रिसर्च कर सकें और अपना जो अध्ययन है वो सरस्वती के ऊपर लाकर हमें दे सकें, प्रोवाइड करा सकें। एक ऐसा हमने योजना अब की बार विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में बनाने की जो सेमिनार है वो की है। फतेहाबाद में आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमएसएमई विकास कार्यालय करनाल के सहायक निदेशक हरपाल सिंह ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा का उद्देश्य हस्त कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। इस योजना को वर्ष 2027-28 तक 5 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। एमएसएमई विकास विभाग फतेहाबाद के उपनिदेशक गुरप्रताप सिंह बराड़ ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को 15,000 रुपये तक की टूल किट और 3 लाख रुपये तक की राशि 5% ब्याज पर मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये दैनिक भत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में डिजिटल भुगतान पर इंसेंटिव उपलब्ध है। सभी लाभार्थी योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बने और अपना उद्यम स्थापित कर विकसित भारत में योगदान दें। उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई उन्होंने सरकारी स्कीमों के तहत लाभ नहीं लिया होना चाहिए, तो वो सीएससी सेंटर पे जाके निःशुल्क अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। और उसके बाद उनकी 3 स्टेज पे वेरिफिकेशन होनी है। बेसिक ट्रेनिंग है 5 दिन की, जिसके लिए उनको स्टाइफंड भी दिया जाएगा 500 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से। वो नियर बाई कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, चाहे वो आईटीआई है, आरसेटी है या और स्किल डेवलपमेंट के जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं आइडेंटिफाइड हैं सरकार के, वहां से ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना के लाभार्थियों ने बताया कि गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार की ये लाभकारी योजना है, जिससे लोगों को घर बैठे जीवन यापन के लिए रोजगार मिलेगा। ये पीएम विश्वकर्मा योजना है, जिसमें लोगों को छोटे जो घरों में रहते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे लोहार है, कुम्हार है और टेलर है, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अपना कारोबार बढ़ाने के लिए सिस्टम बनाया गया है और इस कारोबार में सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। लोगों ने भी उनको लोन देने के लिए विश्वकर्मा में लगाया गया है। इसमें जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, जैसे कि नाई हो गए, उनके लिए है। जैसे छोटा कारोबार है, उनको आगे बढ़ाने के लिए है, भी आगे बढ़ाएं और वो अपना अच्छा कारोबार चलाएं। काफी अच्छी स्कीम है जी। इसमें भी जैसे जो छोटे लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए कहा गया है जी। जो बेरोजगार लोग, फरीदाबाद में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में देश और विदेशों की साझी विरासत एक ही जगह दिखाई दे रही है।
विदेशी कलाकार लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं की सूरजकुंड मेले में हरियाणा जेल विभाग पिछले 8 सालों से विभिन्न जिलों के कैदियों द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगा रहे हैं। मेले में आने वाले लोग कैदियों के उत्पादों को खूब पसंद कर रहे हैं। विभाग कैदियों को सुधार कर उनके पुनर्वास हेतु पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। पिछले 8 साल से जो है प्रिजन डिपार्टमेंट इसमें भागीदार हो रहा है और लगातार हर वर्ष जो है इसमें प्रोत्साहन बढ़ता जा रहा है। पब्लिक की तरफ से हमें जो है अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। उसी को देखते हुए पहले जो एक दुकान में स्टॉल लगता था, आज आप देख रहे हैं कि स्टॉल काफी लंबा हो चुका है। ये सब पब्लिक का और पब्लिक और बंदियों का प्यार है जो इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। पर्यटकों ने हरियाणा जेल विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि ये पुलिस विभाग का बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिससे कैदियों को एक नई दिशा मिलेगी और वे अपने जीवन का महत्व समझेंगे। आने वाले समय में वो फिर से समाज से जुड़ पाएंगे। मैं यहाँ से कुछ सामान लेके जाता हूँ। मुझे मालूम है कि इस जेल में जो भी कैदी होते हैं ना, किन्हीं कारणोंवश, चाहे उन्होंने जानबूझ के गलती की या नहीं जानबूझ के गलती की, वो कुछ कैद काटते हैं और कैद के दौरान उनसे कुछ न कुछ काम करवाया जाता है। तो वो जो उन्होंने काम की चीजें यहाँ ली हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ न कुछ चीजें अपने घर के लिए लेके जाएं। जेल विभाग वालों ने उस कीड़े को, उस कैंसर को मिटाने के लिए उसको हाथों का हुनर दिया है। उसमें हर चीज सिखाई जाती है आपकी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की। जो कोई सीखना चाहता है वो वहाँ सिखाते हैं उसको। पुलिस प्रशासन इसको जो सहयोग दे रहा है जनता को सुधारने के लिए, वो नंबर 1 है। उधर मेले की चौपाल पर जहां विभिन्न राज्यों और विदेश के कलाकार अपनी संस्कृति पेश कर रहे हैं, वहीं मुंबई का मशहूर लावणी डांस भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। मुंबई की टीम की इंचार्ज माधवी व लावणी डांस करने वाले कलाकारों ने बताया कि वे मेले में आ रहे पर्यटकों को अपनी संस्कृति से रूबरू करवा रहे हैं। वे हरियाणा सरकार व टूरिज्म विभाग का धन्यवाद करती हैं, जिनकी बदौलत उन्हें यहाँ आकर प्रदर्शन करने का मौका मिला। मुजरा किया। मुजरा मतलब रसिकों को सलामी होती है, नमस्कार किया जाता है, उसे कहते हैं मुजरा। जो सब ग्रुप आके यहाँ पर आने वाले दर्शकों का स्वागत करते हैं, मतलब स्वागत पर ये वो होता है। उसके बाद में किया है जो खड़ी लावनी होती है, बैठक की लावनी होती है, वो अकेली एक परफॉर्मर आके अपनी पेशकश मतलब अपनी अदा से सोलो परफॉर्मेंस करती है। वो एक उसके बाद में जो ग्रुप डांस था, वो ग्रुप डांस था, मतलब सब अपनी परंपरा यहाँ पर गाड़ी आने में बुरखियाचे, मतलब पहले जो थी बैलगाड़ी थी जिसको चारों बाजू से बंद हुआ था, बुरखा था, उसमें सब कलाकार आते थे। लावनी जो है उसमें फेस के इंप्रेशन देने पड़ते हैं, उसके वजह से ये लावनी ऐसा बोला जाता है। लावण्यवती है, पूरा गेटअप आप देख ही सकते हो, ये इसका ही परफॉर्मेंस रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हमारी जो महाराष्ट्र की संस्कृति है जो यहाँ पे आके हमें रिप्रेजेंट करने मिल रही है, और आपकी तरह हम भी एक परफॉर्मेंस रही है, तो हमें यहाँ हमारी परफॉर्मेंस आपको दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और भी हमारी आज 2 परफॉर्मेंस होगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।